आज हम कोशिका विभाजन में समसूत्री विभाजन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समसूत्री विभाजन सर्वप्रथम डब्ल्यू फ्लेमिंग, ये डब्ल्यू फ्लेमिंग है, इन्होंने 1882 ने जंतु कोशिका के केंद्रक विभाजन का अध्ययन किया। उन्होंने समसूत्री विभाजन, जो माइटोस शब्द है का मतलब है थ्रेड, कोशिका विभाजन के पूर्व धागेनुमा सूत्रों के संदर्भ में किया था। इसकी परिभाषा इन्होंने इस प्रकार बताया कि ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें गुणसूत्र के द्विगुणन के पश्चात, जो गुणसूत्र है उसके द्विगुणन होता है, उसके पश्चात केंद्रक का विभाजन इस प्रकार होता है कि प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्थात कोशिका विभाजन होता है उस समय गुणसूत्र के द्विगुणन के बाद केंद्रक का विभाजन होगा, तो जो नए बने पुत्री कोशिका है उसमें गुणसूत्र की संख्या है वो मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होगा। ठीक इस प्रकार स्ट्रासबर्गर है, स्ट्रासबर्गर ये 1870 है। इन्होंने सर्वप्रथम पादप कोशिका में समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया था। ठीक, समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं हैं स्टेज ऑफ माइटोसिस। स्टेज ऑफ माइटोसिस समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं, इसमें पहला अवस्था है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस ये पहली अवस्था, और दूसरी अवस्था है इसका साइटोकाइनेसिस, ये दूसरी अवस्था है। ये समसूत्री विभाजन का अवस्था है। यहाँ पर हम देखते हैं पहला कैरियोकाइनेसिस का। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जब केंद्रक का विभाजन होता है तो उसको कैरियोकाइनेसिस, और केंद्रक विभाजन वो 4 उप अवस्थाओं में पूरा होता है। वो 4 उप अवस्थाएं कौन कौन से हैं ये देखते हैं। पहला अवस्था है इंटरफेज अंतरावस्था है। दूसरा अवस्था है प्रोफेज, इसको प्रोफेज को पूर्वावस्था बोलेंगे। और तीसरा है मेटाफेज, ठीक, ये मेटाफेज को मध्यावस्था बोलेंगे। और चौथा है पश्चावस्था, यानी इसको बोलते हैं एनाफेज। और पांचवा है अंत्यावस्था, यानी इसको बोलेंगे टेलोफेज। तो ये अवस्था है। तो 4 फेज उप अवस्थाएँ हैं। जो इंटरफेज अवस्था है, इसमें जो इंटरफेज अवस्था यानी उसका जो विभाजन होता है उस समय केंद्र में उपापचय क्रिया होती है, तो वो विभाजन के लिए सक्रिय हो जाता है, और वो केंद्रक है वो विभाजन के लिए सक्रिय होकर ये विभाजन की जो प्रक्रियाएं हैं, ये अन्य 4 प्रक्रियाएं, वो शुरू हो जाता है। तो इस अवस्था को इंटरफेस कहा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे इंटरफेस के बाद पूर्वावस्था होता क्या है? तो केंद्रक का विभाजन यहीं से प्रारंभ होता है। केंद्रक का विभाजन पूर्वावस्था से प्रारंभ होता है, और इस अवस्था में मुख्य रूप से क्रोमेटिन धागों का कुंडलीकरण होता है। इस अवस्था के अंत तक केंद्रक कला तथा केंद्रिका समाप्त हो जाता है। केंद्रक में उपस्थित जो क्रोमेटिन जाल के कुछ मोटे एवं संघनित
ये हो जाते हैं, उसके जो क्रोमेटिन जाल है कुछ मोटा हो जाता है और संघनित हो जाता है, और क्रोमेटिन के धागे स्प्रिंग के समान कुंडलीकृत होकर आकार में छोटे एवं मोटे भी हो जाते हैं, और ये गुणसूत्र का निर्माण करता है इस प्रकार। और प्रत्येक गुणसूत्र दो सूत्रों से बना होता है जो एक दूसरे से लिपटे रहते हैं, और इन्हें अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड भी कहते हैं। जिस स्थान पर दो क्रोमेटिड जुड़े होते हैं या क्रोमेटिन जो जुड़े रहते हैं उसको सेंट्रोमियर कहते हैं, और प्रत्येक गुणसूत्र के चारों ओर प्रोटीन का मैट्रिक्स एकत्र होने के कारण गुणसूत्र बिल्कुल स्पष्ट संघनित हो जाते हैं। पूर्वावस्था के अंतिम चरण तक जो केंद्रिका है वो केंद्रिका जो है वो केंद्रक कला है वहाँ पर समाप्त हो जाता है, डिस्पेयर हो जाता है, और गुणसूत्र कोशिका की मध्य रेखा या इक्वेटर की ओर बढ़ने लगता है। इसी प्रकार जंतु कोशिका में जो सेंट्रियोल दो भागों में विभाजित होकर विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं, और प्रत्येक पुत्री सेंट्रियोल से तरकु तंतु निकलते हैं। लेकिन पादप कोशिका में सेंट्रियोल का अभाव होता है, इसमें तरकु तंतुओं का निर्माण से सेंट्रियोमेयर के द्वारा होता है। जो तरकु तंतु है सेंट्रोमेयर के द्वारा। यहाँ ये प्रोफेज अवस्था में देखते हैं, ये आपको जो ये कोशिका का ये बाह्य भाग है ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसके सेकेंड भाग जो है वो साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और ये वाला जो भाग है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपरी हिस्से में जो दिखाई दे रहा है वो सेंट्रोसोम है, और ये छोटे छोटे जो धागे नुमा जो संरचना दिखाई देती है इसको क्रोमेटिन बोलते हैं, और इसी न्यूक्लियर में आपको एक न्यूक्लियस दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अर्ली जो प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज में एक एस्टर बनता है, और जो सेंट्रोसोम है वो स्पष्ट दिखाई देगा यहाँ पर, और ये वाले भाग छोटे और मोटे होने लगते हैं जो क्रोमोसोम है। न्यूक्लियस है वो डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मिडिल प्रोफेज जब शुरू होता है तो मिडिल प्रोफेज में देखेंगे न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, ये वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये पूरा डिस्पेयरिंग हो गया। फिर लेट जो प्रोफेज अवस्था में आता है, तो लेट जो प्रोफेज अवस्था में आएगा तो आपको ये स्पष्ट मोटे छोटे जो है गुणसूत्र है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ये वाला, और ये दो भागों में जो सेंट्रोमियर का वो है वो निर्माण हो जाता है दो अलग अलग ध्रुवों में। ठीक, और ये अलग अलग ध्रुवों की ओर ये खींचने लगते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे मेटाफेज। ठीक है।